नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री। अब हम अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगला चैप्टर हमारा होगा विद्युत रसायन के बारे में। ठीक है ना। तो विद्युत रसायन के बारे में हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे भाई विद्युत रसायन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, विद्युत और रसायन, मतलब कि ये दोनों को कोरिलेट किया गया है यहाँ पर, है ना। कैसे कोरिलेट किया गया है? तो विद्युत का यूज़ करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, करंट का यूज़ करके रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना। पहला क्या हुआ कि भाई विद्युत का उपयोग कर रासायनिक क्रियाएं संपन्न करना। ठीक है ना। दूसरा, अब दूसरा क्या बनता है? तो दूसरा यहाँ पर यह है कि रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है ना। पहला तो ये कि भाई विद्युत का उपयोग करके रासायनिक क्रियाओं को जो है उत्प्रेरित करना, रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करना। और दूसरा ये है कि रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि विद्युत रसायन के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। विद्युत और रसायन एक दूसरे से कोरिलेट किए गए हैं, यानी कि विद्युत का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यही कुछ चीज़ें जो है हमें इस अपने चैप्टर विद्युत रसायन में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें, जो मैंने पहला टॉपिक लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण के बारे में। भाई ऑक्सीकरण हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो शब्द से ही यहाँ पर नाम जैसा कि लिखा हुआ है इसमें ऑक्सीकरण। तो अपन यदि वर्ड की बात करते हैं, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। और भी हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए, ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो कहलाती है। लेकिन ये जो परिभाषा थी ये छोटी क्लास की परिभाषा है। दैट मीन्स कि वो 10th 9th 10th के लिए ठीक है कि भाई ऑक्सीजन जुड़ना दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण रिएक्शन है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक हायर लेवल की डेफिनेशन की, तो वहाँ पर केवल ऑक्सीजन के जुड़ने से आप बोलें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बेसिक चीज़ वही है भाई, नाम है ऑक्सीकरण तो मतलब तो वही होगी कि ऑक्सीजन के जुड़ना। लेकिन यदि इसको हम ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखते हैं, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में यदि हम बात करें इसकी, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये बहुत एक विस्तारित परिभाषाएं इनकी होती हैं। तो भाई विस्तारित परिभाषाएं क्या होती हैं? तो पहले मैं परिभाषा लिख दूं, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन
इलेक्ट्रॉन त्यागे। मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, कोई भी परमाणु या आयन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो जो अभिक्रिया उसके साथ हो रही है उसे हम बोलते हैं कि भाई ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे? ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण में बात क्या की गई है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात की गई है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा। जैसे कि हम उदाहरण से देख लेते हैं। सोडियम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। सोडियम का जब हम एक इलेक्ट्रॉन का जो उसका डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि भाई बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है, तो जब उसको रासायनिक रूप से लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है Na, सोडियम है, और सोडियम ने किसी अन्य एलिमेंट से, अन्य तत्व से अभिक्रिया की तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसने त्याग दिया। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस पर एक प्लस चार्ज जो है लग जाता है। ठीक है ना, Na+Cl-। छोटी क्लास का हम एक एग्जांपल देखें तो Na+Cl-। अब Na+ क्यों हुआ है, Cl- क्यों हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा लिख के इसको समझा देता हूँ। Na+Cl-, ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। ठीक है ना। Na+ क्यों होता है? क्योंकि इस Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, किसको? क्लोरीन को। तो भाई क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए Na+ है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, एक इलेक्ट्रॉन जिसको ज़रूरत थी उसने उसको दे दिया, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया है। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, ठीक है ना, एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्लोरीन जो है -1 संयोजकता दर्शाता है। संयोजकता कहते हैं इसको अपन, +1 -1 संयोजकता दर्शाता है। तो ये यहाँ पर अब आप देखिए कि क्योंकि ये जो सोडियम है, सोडियम परमाणु जो है ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, त्याग रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब ये जो एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये क्लोरीन का एग्जांपल है और क्लोरीन के एग्जाम्पल में मैं आपको ऑक्सीकरण बताऊंगा। क्यों? अब अभी हो सकता है कि हम कंफ्यूज इसलिए हों क्योंकि अभी मैंने बोला कि भाई जो क्लोरीन है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, तो फिर हम कैसे बोल दें कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी? तो थोड़ा सा इसको समझिएगा ज़रूर। तो देखिए होता क्या है कि एक क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन है, तो ये तो क्लोराइड है। अब जब ये दो क्लोराइड आयंस रिएक्ट करते हैं किसी अदर से या इन्हीं को डिकम्पोज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, अपघटित करना बोलते हैं यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2Cl- यानी क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन दैट मीन्स कि Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर चले जाते हैं और ये क्लोराइड जो है ये बना लेता है क्लोरीन आयन। अब ऐसा कैसे हुआ समझ लेते हैं भाई कैसे हुआ। देखिए हुआ क्या कि क्लोरीन ने किसी एलिमेंट से रिएक्शन की होगी, रिएक्शन की, तो अब जब उसने अभिक्रिया कर ली, रिएक्शन कर ली, तो उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब उसका कोटा अभी जो है वो पूरा हो गया। उसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उधार ले लिए हैं। दो इसलिए लिए क्योंकि 2Cl है, एक सिंगल क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने भाई क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन तो ले लिया। अब हो सकता है कि ये जो क्लोराइड आयन है ये उन एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूँगा, जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं वो डोनेट भी कर सकते हो।
तो क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि क्लोराइड जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा तो खुद में जब एक इलेक्ट्रॉन खुद से जब रिएक्शन करता, एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं जब परमाणु जो खुद से रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जितने हैं उन्हीं को साझा कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा। तो साझा कर लेते हैं, तो भाई ये तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास वो तो एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा थे तो वो तो त्याग कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने बनाया क्लोरीन परमाणु, और 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे इनके पास वो उन्होंने कर दिए डोनेट, यानी त्याग दिए। तो क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया बन रही है। अब बात हुई, अब देखिए मैंने एक बात बोली आपसे कि जब 2 सिमिलर परमाणु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वो जो उनके पास है इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है ना? तो देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा H2 देखा है ना? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब 10th क्लास में थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा आपको। हाइड्रोजन के पास भाई H2 दैट मीन्स H प्लस ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये पता होगा कि ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो 2 हो या तो 8 हो, मतलब लीस्टली इतना होना चाहिए। जो 2 वाली कंडीशन है वो केवल हाइड्रोजन के लिए होती है, बल्कि बाकी जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं उनके लिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसने यहाँ पर डोनेट कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसने भी एक यहाँ पर डोनेट कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने बना लिया एक सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है आप लोगों को पता है भाई? साझेदारी जिसको कहते हैं हम, जितना मैंने डोनेट किया उतना सामने वाला डोनेट कर दे, मैंने जितना पैसा लगाया उतना सामने वाला दे दे, तो वो साझेदारी हो गई, इसको कहते हैं हम सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर ये आप देखिएगा जितना इस हाइड्रोजन के पास था उतना ही इस हाइड्रोजन के पास था, और दोनों ने मिला जुला कर जो है एक बंद बना लिया आपस में। बाहर से उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। यही सेम चीज किसके साथ हो रही है? क्लोराइड के साथ। क्लोराइड के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसने किसी से एक्सेप्ट कर लिए, उसने किसी से ले लिए। अब इसके पास क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन यदि ये क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हुआ क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके पास क्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में होते हैं वो उनका यूटिलाइजेशन करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो बाकी के जो 2 बचे इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा भाई? उसको वो त्याग देगा, और जैसे ही वो त्यागेगा अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण हो जाएगी, है ना? तो ये था। अब अगली हम बात कर लेते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अब हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ऑक्सीकरण की बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागना होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, है ना? तो सिंपल सी परिभाषा बनेगी कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जरा हम उदाहरणों की तरफ आ जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं।
अभी हमने देखा था, मैं आपको पिछले एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो पिछली डेफिनेशन में हम देख रहे थे। जैसे मान लीजिए सोडियम की हम बात कर रहे थे, तो भाई सोडियम Na था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये लीजिए, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मान लीजिए इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये फिर से उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। समझ रहे हैं आप? यदि ये फिर से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो इसको हम कर देते हैं रिवर्स। ये लीजिए, Na+ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इसके पास, इसने पहले कर दिया था डोनेट, लेकिन यदि ये फिर से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, तो ये फिर से सोडियम परमाणु बना लेता है। और जैसे ही ऐसा करता है, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, सिंपल है, बहुत कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भाई ग्रहण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन यदि दे रहे थे, त्याग कर रहे थे, तो ऑक्सीकरण था, ग्रहण करेंगे तो अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चले अब ये दोनों का मैं आपको एक कंबाइन रूप समझा देता हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छे से जो है अपचयन अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगी हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी हुई है आपने, हम उसे उपापचय भी बोलते हैं, रेडॉक्स। अब देखिए भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया एक तो ऑक्सीकरण और अपचयन का मिश्रण है, या हम बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। वह अभिक्रिया जिसमें एक दूसरे पदार्थ में, एक से दूसरे पदार्थ में, एक से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। पहले तो हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले वही NaCl हम कर रहे थे, है ना। तो देखिए हुआ क्या, Na+Cl-। Na ने यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना लिया भैया NaCl। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर होगी अपचयन अभिक्रिया। और इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करके बनाया है NaCl, यानी कि इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है उसका कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है, उसमें ये जो ऑक्सीकरण करने के लिए हेल्प कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है। और जो अपचयन अभिक्रिया के बाद मिलता है उसको बोलते हैं अपचयित पदार्थ या अपचायक। ठीक। ऑक्सीकरण में जो हेल्प कर रहा है वो है ऑक्सीकारक, और जो अपचयित हो रहा है ना, उसे बोलते हैं अपचायक। तो ये है एक रेडॉक्स अभिक्रिया।
बहुत सिंपल सी है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। देखिए Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम संयोजकताओं पर ध्यान देते हैं। तो जिंक की संयोजकता होती है प्लस प्लस, और आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है ZnSO4 प्लस H2, यही बनने वाला है जिंक सल्फेट प्लस H2। लेकिन यहाँ पर देखिए हुआ क्या, Zn प्लस प्लस यानी कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा है, और SO4 सल्फेट की संयोजकता आपको मालूम है माइनस माइनस। तो यहाँ पर ये जो जिंक है, ये जिंक भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करेगा, और ये जो SO4 है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि डोनेट कर रहा है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, और ये एक्सेप्ट करेगा तो इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर डोनेशन भी हो रहा है और यहाँ पर एक्सेप्शन भी हो रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, मतलब कि भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो इस वजह से ये जो अभिक्रिया बनेगी ये बनेगी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, वैसे तो परिभाषा से आपको क्लियर है कि भाई ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, लेकिन क्योंकि अब हम इसको एंड कर रहे हैं इस पोर्शन को और अगले ऑक्सीकरण अंक पे आने वाले, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में किसी भी तत्व की परमाणु की जो संयोजकता है वो बढ़ती जाती है। और कैसे बढ़ती जाती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो त्यागेगा उतनी उसकी संयोजकता जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा होता है अपचयन में। अपचयन में जो संयोजकता है एक परमाणु की, एक तत्व की, वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी संयोजकता कम हो जाएगी, ये है कहना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाएं, ऑक्सीकरण अंक की तरफ आ जाते हैं हम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th के अकॉर्डिंगली हम देखें तो 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है ध्यान दिला दूंगा मैं आपको एक बार। मैं परिभाषा लिख देता हूं, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक की।
तो देखिए ये मैंने ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा लिख ली है कि भाई ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। ऑक्सीकरण अंक मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण की माप है। देखिएगा, जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण की माप है, मतलब कि कोई परमाणु मूल परमाणु से, है ना, कितनी संयोजकता से जुड़ा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन, या है ना, हाँ वही बोलना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक तत्व ने या एक आयन ने या एक परमाणु ने त्यागे हुए हैं, दूसरे ने कितने ग्रहण किए हुए हैं। तो ये जो संख्याएं कहलाती हैं, है ना, ये ऑक्सीकरण अंक कहलाती हैं कि भाई हमें ये निकालना है कि कोई दूसरा तत्व जो है उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, या वो दूसरे परमाणु के साथ जिसके साथ उसने यौगिक बनाया हुआ है कितनी संयोजकता से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात ये है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हम इसको यदि हम दर्शाना चाहते हैं रासायनिक रूप से, तो हमें ऑक्सीकरण अंक जो एक तकनीक है किसी तत्व की संयोजकता को दर्शाने की, उसके थ्रू हम शो कर सकते हैं, है ना। तो एक बार फिर से आप परिभाषा पढ़ लीजिए कि ऑक्सीकरण अंक मूल परमाणु के सापेक्ष, मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण की माप है। इलेक्ट्रॉन नियंत्रण से मतलब क्या होता है, वही कि कितने इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, है ना, ये चीज़ है। तो ये है परिभाषा। अब हम जरा देख लेते हैं कुछ यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, तो देख लेते हैं एक बार। तो मैं परिभाषा अभी रफ कर देता हूँ। ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। मैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा, आप लोग लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। Na2S2O3 second one is NH4 twice, Cr2O7 और H2P2O7 -2। अब मैंने तो अभी केवल एक यौगिक लिखे हुए हैं ये। अब इन यौगिकों में हमें किसकी संयोजकता ज्ञात करनी है, किसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो पहला वाला है Na2S2O3 में सल्फर की, और यहाँ पर शायद क्रिप्टॉन की Cr, और इसकी हम बात करते हैं तो इसमें शायद फॉस्फोरस की है, हाँ। अब देखिए आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, मैं तीनों को जो है डिफरेंशिएट करके समझाता जाऊंगा आपको, जिसमें आपको कंफ्यूजन जो है ना हो। अब देखिएगा यहाँ पे Na2S2O3। अब एक बात समझिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में, ये बाकी छोड़ दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में -2 चल रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई -1 -2 कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखिएगा कि जब भी हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं तो हमें वो उस पूरे के पूरे यौगिक में जितनी भी उनकी संयोजकताएं हैं उनका योग लेके चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पर यदि कुछ भी आपको प्लस माइनस, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे -2 है, -2 मतलब कि वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा -2 का मतलब क्या हुआ कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन जो है, ये तीनों आपस से जो जुड़े हुए हैं, इन तीनों ने एक दूसरे की जो ज़रूरतें थी इलेक्ट्रॉन्स की कक्षक पूरा करने की, वो कंप्लीट कर ली हैं।
मतलब किसी का भी कक्षक खाली नहीं है, मतलब संयोजकताएं फिलहाल यहाँ पर किसी की भी इनकम्प्लीट नहीं है, इक्वल टू में उस कंडीशन में हम लेके चलते हैं 0। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी हमें ना दिख रहा हो, जैसे वहाँ पर -2 है, यहाँ जो -2 है ये टोटलिटी में यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मुझे लिखना चाहिए, हालांकि ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन यदि हम लिख देंगे तो हमारी कन्फ्यूज़न एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जो है यदि चार्ज वाइज देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलना चाहिए, तो न्यूट्रल क्या नहीं है। तो देखें यहाँ पे सोडियम की जो संयोजकता होती है +1 होती है, आप लोगों को पता होगा, और सल्फ़र की जो संयोजकता होगी, क्योंकि सल्फ़र का तो हमें अब ज्ञात करना है, तो सल्फ़र के लिए हम X लेकर चलेंगे, क्योंकि सल्फ़र का उन्होंने बोला है कि आप फाइंड कीजिएगा। ठीक, तो सोडियम की संयोजकता हमें मालूम है, हम एक बार लिख लें पहले यहाँ पर। सोडियम के लिए +1 संयोजकता होती है और ऑक्सीजन के लिए होती है भाई -2, ऑक्सीजन की और सोडियम की हमें पता है। अब जब हम इसे फाइंड करेंगे तो सोडियम डबल 2 परमाणु है, 2 गुणित +1, केवल संयोजकता लिख ली, यानी कि पूरा हमने उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं। फिर प्लस 2 सल्फ़र है और सल्फ़र के लिए हम यहाँ पर X मानकर चल रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जिसकी फाइंड करना है उसको हम X ले लेते हैं। फिर प्लस ऑक्सीजन 3 परमाणु है ऑक्सीजन के और -2, और इक्वल टू में हमें लेकर चलना है 0। ठीक है, और 0 क्यों लेकर चलना है मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2 + 2x - 6 = 0। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये होगा 2x - 4 = 0, यानी कि 2x = 4, सो दैट x = 4/2, सो x = +2। मतलब सल्फ़र की जो यहाँ पर संयोजकता आई है, या कहना चाहिए सल्फ़र का जो ऑक्सीकरण अंक आया है, आप संयोजकता नहीं बोलेंगे वहाँ पर, ऑक्सीकरण अंक आया है वो आया है +2। बड़ी आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं NH4 और क्रिप्टॉन और ऑक्सीजन। इसमें क्रिप्टॉन की हमें ज्ञात करनी है। अब देखिएगा NH4+ इस पूरे की संयोजकता में पता है या नहीं है, ये मैं देख लेता हूँ। देखिए आप लोगों ने एक लिक्विड सुना होगा, लिक्विड बोलो यौगिक सुना होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हमें क्या है, मान लीजिए कभी संयोजकता नहीं पता चल रही है, तो हमने यदि उस पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ तत्व होता, परमाणु होता, तो वो ठीक है। अभी यहाँ पर एक कंपाउंड ही है, तो इसकी भी अपनी एक संयोजकता होगी, है ना। तो इसकी संयोजकता आप मतलब ध्यान कीजिए कि आपने शायद कभी उसका किसी और के साथ कॉम्बिनेशन पढ़ा हो। तो मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने NH4 का जो है NH4Cl पढ़ा हुआ है, जिसमें से मुझे Cl की संयोजकता ध्यान है, Cl की संयोजकता होती है -1। तो यदि Cl की संयोजकता -1 है तो डेफिनेटली NH4 की संयोजकता भैया +1 होगी, तभी तो वो जो है यौगिक बनाएंगे। यदि यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होता तो फिर वो NH4Cl हो ही नहीं सकता था, है ना। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई जो क्लोरीन की संयोजकता क्योंकि -1 थी, हमने यहाँ पर क्रॉस चेक किया है, एक्चुअल में कहना चाहिए इसे, इसलिए अमोनियम जो है उसकी संयोजकता होगी +1। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ एक बार, NH4 की संयोजकता हम +1 ले रहे हैं, क्रिप्टॉन के लिए हम X लिखेंगे क्योंकि वैसे की तो फाइंड करना है, और ऑक्सीजन के लिए मालूम है हमें -2, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। अब आती है बात इसे सॉल्व करने की। तो देखिए NH4 ट्वाइस है यहाँ पर, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्रिप्टॉन के 2 परमाणु हैं 2x + 7 × -2 = 0। ठीक है, तो देखिए 2 × 1 = 2 प्लस 2x और यहाँ पर 7 × 2 = 14 और प्लस माइनस माइनस = 0, -12 हो गया ये,
इक्वल्स टू 0 और देखिएगा आपने -12 को ट्रांसपोज किया +12 हुआ और यहाँ से x इज इक्वल्स टू निकल कर आता है +6, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में यौगिक में यहाँ पर जो क्रिप्टॉन है उसका ऑक्सीकरण होगा भाई +6। क्लियर है? अब मैंने 0 क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऊपर -+2 कुछ नहीं लिखा हुआ है, जितना लिखा है उसको आपको इक्वल टू में लेके चलना होता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। मतलब कहने की थी जो चार्ज वाइज ऐसे हम न्यूट्रल मान के चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का हमें पता है भाई +1 होता है, ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर +1 फास्फोरस के लिए हमने माना है x और ऑक्सीजन के लिए हमें पता है ऑलरेडी -2। हर क्वेश्चन में ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो देख लेते हैं। H2 है तो 2 × +1 फिर 2x +7 × -2 और इक्वल टू में -2 लेके चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और -2 हम क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इस वजह से इक्वल टू में 0 लेकर चल रहे थे हम। चार्ज वाइज से न्यूट्रल मान का चल रहे थे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लें। 2 × 1 = 2 + 2x -14 = -2। देखिएगा सॉल्व हुआ ये, -12 = -2, -12 को आपने ट्रांसपोज किया, ये हो गया +12। तो यहाँ से x = मिलता है आपको 10/2 दैट इज़ +5। मतलब x +5, मतलब यहाँ पे हम फाइंड किसके लिए कर रहे थे? फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस की संयोजकता कुल मिलाकर यहाँ निकल कर आती है +5। तो इस तरीके से हम संयोजकता बोला हूँ, ऑक्सीकरण अंक निकल कर आता है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, बेहद ही सरल तरीके से ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात किया जा सकता है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब कुछ यौगिकों के आप भी जो है कहना चाहिए ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे और चेक कराएंगे, है ना। मैंने अभी 3 क्वेश्चंस करके दिए हैं आपको, आप 2 और अपने तरफ से बुक से देख लें और उन्हें सॉल्व करें, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें वहाँ पे। और जितनी चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन की हैं, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स और ऑक्सीकरण अंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, यदि हम देखते हैं एग्ज़ाम पर्पज से। और कहना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत, अब 11th-12th क्लासेस में तो इतने छोटे टॉपिक्स शायद नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव वाइज ये चीज़ें आपसे पूछी जाएं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें इसको और नोट्स बनाते चलें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।